नमस्कार, मैं विनोद बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में। हम लोग चर्चा कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में। हमने पिछली चर्चा में जिस विधि के बारे में चर्चा की थी वो थी मनोविश्लेषण विधि। आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधियां हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एक तो जीवन इतिहास विधि, और भी अन्य विधियां हैं, 2-3 विधियां और हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जीवन इतिहास विधि, नाम से ही पता चल रहा है जीवन इतिहास, यानी किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति के जीवन से संबंधित बातों को इकट्ठा करना और वो अपने जीवन को और अच्छे से जी सके, अपने जीवन में आगे चलकर और अच्छा वो विकास कर सके, उसके लिए उसका परामर्श करना। इसको हम क्या बोलते हैं? जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड। मुख्य रूप से इसमें बालक जो होता है, इस बालक के संपूर्ण जानकारी हम इकट्ठी करते हैं। संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं। संपूर्ण से मतलब किससे रहेगा? उसका परिवार, उसके मित्र, उसका विद्यालय और विद्यालय से जुड़े हुए उसके साथी और अध्यापक, उन सभी से हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो अपने परिवार में किस प्रकार से रहता है, उसका व्यवहार किसके साथ कैसा है, अपने साथियों के साथ में वो कैसे रहता है, किस प्रकार के साथियों के साथ में रहता है वो, उसका विद्यालय का रिकॉर्ड कैसा है, विद्यालय में वो कैसे रहता है, उसका व्यवहार कैसा है, पढ़ने में वो कैसा है, या पिछले विद्यालय में वो पढ़ने में कैसा था। और अगर हम बात करें कि केवल विद्यालय ही नहीं, अगर इस बालक ने विद्यालय छोड़ दिया है उसके बाद में भी हम केस इतिहास जो है या जीवन इतिहास जो विधि है उसका उपयोग उस बालक के विद्यालय जीवन के बाद के जीवन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी बालक का अध्ययन इसमें कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है, अगर उससे संबंधित हम लोगों को जानकारी इकट्ठी करनी है और उसको अच्छे से परामर्श देना है तो भी हम जीवन इतिहास विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो जीवन इतिहास विधि में मुख्य रूप से इतना ही है कि वो बालक जो है उससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर उसी के आधार पर उसके व्यवहार का कारण जानकर हम उसको परामर्श दे सकते हैं। तो ये है जीवन इतिहास विधि। इसी प्रकार से एक विधि है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि, या इसको हम बोलते हैं विकासवादी विधि, विकासात्मक या विकासवादी विधि। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मुख्य रूप से विकास की अवस्था जो है उस अवस्थाओं में वो किस प्रकार की क्रियाएं करता है, किस प्रकार की बालक क्रिया करता है, क्योंकि हर एक विकास की अवस्था की अपनी एक अलग से विशेषता होती है और वो उस अवस्था के अनुसार ही क्रिया करता है, उसी प्रकार की विशेषताओं को वो अभिव्यक्त करता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा जो है वो अपनी विकास की अवस्थाओं के अनुसार क्रिया न भी करे। अगर वो नहीं करता है तो हमें लगता है कि उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं कोई समस्या है। तो उस प्रकार की समस्याओं को हम दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। बालक की विकास की अवस्थाओं को, विशेषताओं को देखकर, बालक की क्रियाओं की विशेषताओं को देखकर हम उसमें सुधार करने के लिए या उसको और अच्छा करने के लिए हम परिजनों को परामर्श दे सकते हैं, हम बच्चे के विकास में भागीदारी निभा सकते हैं। तो मुख्य रूप से संबंध किससे? विकास से संबंधित है और उसी को हम बोलते हैं विकासवादी विधि। अब हम इसमें करते क्या है? तो उससे संबंधित जानकारी हम इकट्ठा कर लेते हैं सहयोग, क्योंकि जीवन इतिहास में तो हम पूरा ही रिकॉर्ड तैयार कर रहे थे, तो यहाँ पर उसकी क्रियाओं से संबंधित बातों को जानकर हम उसको परामर्श दे सकते हैं। इसी प्रकार एक और विधि है जिसको हम बोलते हैं
निदानात्मक विधि। निदानात्मक विधि, इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है निदानात्मक। निदानात्मक यानी किसी का निदान करना, किसी समस्या का। लेकिन निदानात्मक विधि का मुख्य रूप से उपयोग किस पे किया जाता है? विशेष को लेकर। विशेष का मतलब यहां है व्यक्ति विशेष। कोई व्यक्ति विशेष जो है किसी समस्या से ग्रसित है, अगर वो कुसमायोजित हो रहा है, तो उस व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के निदान की जरूरत पड़ती है, विशेष प्रकार के उपचार या परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। तो उसका उपचार या परामर्श जो है करने के लिए हम निदानात्मक विधि का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, उसके व्यवहार के कारण को खोजा जाता है और फिर उसी के अनुसार उसका परामर्श देके, या अगर बच्चे की कोई समस्या है, किसी डॉक्टर के पास में जाना है, उसको किसी अच्छे मनोविश्लेषक के पास में उसको लेके जाना है, तो भी हम उसको परामर्श देके उसके पास में भेज सकते हैं। अगर मान लेते हैं एक बच्चा जो है वो पढ़ने में बड़ा अच्छा था, लेकिन उसकी आंखें कमजोर है और वो कक्षा में अध्यापक उसको बहुत पीछे बिठाते हैं, तो उस बच्चे को बोर्ड पे दिखाई कम देता है और कम देने के कारण वो ठीक से नहीं सीख पाता है। तो जब हमें पता चलता है कि इस बच्चे की तो समस्या ये है कि इसको दिखाई थोड़ा कम देता है, पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, तो हम उसको क्या करते हैं, फिर आंखों के डॉक्टर के पास में उसको भेज देते हैं। और उसी प्रकार क्या होता है, वो उसको चश्मा लगा लेता है, वो अपनी आंखों की समस्या का इलाज करवा लेता है, तो उसकी समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो ये विशेष व्यक्ति के लिए इस विधियों की हम उपयोग करते हैं, निदानात्मक विधि का। इसी प्रकार की एक विधि और है जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार के बारे में हम सारे जानते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। साक्षात्कार क्या है? इंटरव्यू। किसी भी बच्चे या व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर आमने सामने बिठाकर हम बात करते हैं और उसको उसकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके गुण अवगुण को हम जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसी के अनुसार उनका परामर्श किया जाता है। तो व्यक्ति का जो ज्ञान है उसको भी हम इससे जान सकते हैं, और व्यक्ति के विचार कैसे हैं, समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, वो क्या विचार करता है कि समाज में आगे चलकर वो किस प्रकार से व्यवहार कर सकता है या कर पाएगा, उन सभी की जानकारी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? साक्षात्कार विधि से प्राप्त कर सकते हैं। आमने सामने बैठ के इंटरव्यू लेना है और उसी से हम पता करने की कोशिश करते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है और किस प्रकार आने वाले भविष्य में वो व्यवहार करेगा। इसी प्रकार एक और विधि है जिसको हम कहते हैं प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। एक हम प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं, वो बच्चों से देते हैं और कहते हैं कि आप इसमें जो आपको उचित आंसर लगता है वो आप लिख दीजिए या उस पर टिक मार्क कर दीजिए। तो वो बच्चे उस प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर उसके अनुसार अपना उत्तर जो है वो देते हैं। और अंत में क्या करता है मनोविश्लेषक, वो उन उत्तरों को पढ़कर एक मापनी के माध्यम से कि कितने उत्तर किस प्रकार से आए हैं, तो उसका व्यवहार कैसे हो सकता है। अगर वो ज़्यादा नकारात्मक में जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो आने वाले समय में कुछ गलत कदम भी उठा सकता है अपने जीवन को लेकर, या कोई ऐसा काम कर सकता है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की कोई समस्या है या उसके जीवन की स्वयं की कोई समस्या है, तो वो उन प्रश्नों के माध्यम से हम पता लगाते हैं और फिर उसी के अनुसार उसको परामर्श भी देते हैं। तो एक अच्छा अध्यापक वही कहलाता है जो बच्चे का ध्यान रखे और उस बच्चे को आवश्यकता के अनुसार परामर्श भी दे, और तब तक परामर्श देता रहे जब तक वो अपने जीवन में सफल नहीं हो जाता है। तब तक अगर कोई अध्यापक उसको परामर्श देता है, बच्चे के साथ में रहता है, तो वो एक अच्छा अध्यापक न होकर फिर गुरु की श्रेणी में आएगा, फिर वो गुरु माने जाते हैं। और ऐसे गुरु आजकल
दुनिया में जो है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम कितना उत्तरदायित्व निभाते हैं, हम केवल अपने विद्यालय का उत्तरदायित्व निभाते हैं। जब तक हमारे पास विद्यालय में बच्चा रहता है तब तक हम पढ़ाते हैं और फिर हम उसके ऊपर ध्यान बहुत कम दे पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अध्यापक भी हैं जो बच्चे का जब तक वो जीवन में सफल नहीं होता तब तक उसको परामर्श देते रहते हैं। तो आप भी एक अच्छे अध्यापक हैं मैं मानता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बीएड कर रहे हैं, कुछ साथी कुछ लोगों ने बीएड कर लिया है। तो आप इन विधियों का उपयोग करके बच्चे को एक अच्छा परामर्श दे सकते हैं और उसके जीवन में उसको सफल बनाने में सहयोग कर सकते हैं। आज हम लोगों ने बात की है जीवन इतिहास विधि की, विकासात्मक विधि की, निदानात्मक विधि की, साक्षात्कार की, और एक अंतिम चर्चा हम कर रहे थे प्रश्नावली विधि के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण विधियां थी जिन पे हम लोगों ने चर्चा की है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।